नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ तान्या एंड आप देख रहे हैं फ्रीकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने अपनी अर्ली वीडियोस में प्रॉमिस किया था, आई एम हियर विद द एंटायर इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी को शुरू करने के लिए वी हैव चोज़न एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज। इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत एक माइलस्टोन बुक की तरह काम करता है। दिस बुक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 और सो चैप्टर्स, जिसके कारण ये बुक जो है वो बहुत ही टीडियस, बहुत लंबी, बहुत लेंदी बुक जो है लोगों को फील होती है। जिसके कारण जो पहले 20 चैप्टर्स हैं वो तो लोग 20 टाइम्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बाकी के 40 चैप्टर हैं वो पढ़ने में मतलब बहुत हालत जाती है लोगों की। तो इसको थोड़ा कम टीडियस बनाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा अप्रोचेबल बनाने के लिए और ऐसा बनाने के लिए कि इसके बाद आपको ये बुक नहीं पढ़नी पड़े हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत के साथ, कंप्लीट पॉलिटी के साथ आए हैं। मेरे वीडियोस 3 लोगों को डेडिकेटेड है। एक जो कि किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो या स्टेट एग्ज़ाम्स हो। बी जो लोग इंडियन पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी इंडियन पॉलिटी या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो एक बहुत ही बिलवड पार्ट रहता है। और तीसरे वो लोग जो कि इन जनरल इंडियन पॉलिटी में, हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए। विदाउट फर्दर अडू वील डायरेक्टली dive into the world of M. Lakshmikant, and we will be starting with the chapter 1, which is the historical background of Indian polity. So this is mostly about the constitution. तो जो हमारा पहला चैप्टर है जिसके साथ हम शुरू करेंगे, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहला, तो ये लॉ नहीं था, ठीक है। दूसरा, ये एक रेगुलेशन था, ठीक है। तीसरा, 1773 के भारत के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था? इस टाइम पे बंगाल में एक बहुत ही सीवियर फैमिन लाइक कंडीशन थी, है ना। इस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था। तीसरा, एक बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में थी, बहुत ही करप्ट कंपनी जो है वो सेटअप हो चुकी थी, जिसने दो चीज़ें की थी। एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी ले लिए थे, और दूसरे आपके कॉमर्स के राइट्स भी ले लिए थे। ये इसको एक एब्सोल्यूट पावर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि इसको एब्सोल्यूटली करप्ट बनाता है, ठीक है। ओके अब कुछ चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि ये एक रेगुलेशन एक्ट था जो कि पास हुआ था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि पहला तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन को इंडिया में रोकना था, स्पेशली इन बंगाल, क्योंकि बंगाल जो था वो हब था ईस्ट इंडिया कंपनी का, करेक्ट। अभी दूसरा ये था कि इंडिया में एक लार्ज स्केल पे मिस गवर्नेंस हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड का कर्जा लिया था क्राउन से, जो कि वो वापस नहीं कर पाए। कंपनी में उस टाइम पे देखा जा रहा था कि ऑफिशियल्स नेपोटिज्म और ऑफिशियल्स बहुत ही पर्सनल गेन से, पर्सनल चीज़ों से इंस्पायर होकर के अपना कार्य जो है वो निभा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल फैमिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जिस तरह का करप्शन था, फैमिन और ज़्यादा इंस्टिगेट हो रहा था, क्योंकि ये लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे, लोगों को कुछ भी एडवांटेज नहीं दे रहे थे। और इस टाइम पे जो आम किसान है उसका मरना तो तय हो जाता है, और इसीलिए बंगाल में फूड फैमिन की टाइप की क्राइसिस जो है वो हमने देखी। और तीसरी जो एक मेजर चीज़ है वो है कि रॉबर्ट क्लाइव जो हैं, उन्होंने जो सिस्टम शुरू किया था वो सिस्टम भी इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न होल्ड करता है। तो इन्होंने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, जिसमें जो दीवानी राइट्स हैं, वो दीवानी राइट्स तो टोटली आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी,
है ना। और जो निज़ामी राइट्स हैं वो आपके नवाब के पास थी। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दीवानी राइट्स क्या होती हैं और और निज़ामी राइट्स क्या होती हैं, राइट। तो दीवानी राइट्स जो हैं वो बेसिकली कर को वसूल करने के लिए या टैक्सेस को लेवी करने की राइट्स होती हैं, जो कि एंटायरली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। वाइल जो निज़ामी राइट्स होती हैं वो राइट्स जो हैं वो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की, जो कि एंटायरली नवाब के पास हुआ करता था। मगर आप अगर इन एंड देखेंगे तो ये दोनों राइट्स जो है वो ब्रिटिश के पास ही था। इसी कारण से जो है ये एकदम कोर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और एकदम कोर ऑफ करप्शन बन चुका था। अगर ऐसे सोचा जाए तो हम ब्रिटिशर्स को कुछ खास अपने मतलब हम ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी ही कंसिडर करते हैं, मगर ब्रिटिशर्स वर अबाउट द रूल्स, राइट। ब्रिटिशर्स को रूल्स पसंद थे और उनको ये लग रहा था कि अगर इस तरह से चलता रहा तो मोस्टली बहुत जल्दी इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि लोग बगावत करने लगेंगे। और इस बगावत को अवॉइड करने के लिए क्राउन को लगा कि क्राउन को इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड हेंस जो पहला स्टेप है वो लिया गया। द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन। तो अब ये एंटायरली सारे राइट्स नहीं छीन सकते थे, मगर उसको एक फॉर्मेट में ला सकते थे, एक कंट्रोल में ला सकते थे। एंड हेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू पुट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, विच वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल, राइट। तो आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैलकटा से घुसी थी। फोर्ट विलियम्स इनका गढ़ है ना। तो अभी क्या है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक अपना बनाया, वर्चस्व स्थापित किया। दूसरा यहाँ स्थापित किया बॉम्बे में, ठीक है। और तीसरा स्थापित किया मद्रास में, राइट। तो अभी क्या था कि वी हैड अ गवर्नर ऑफ बंगाल, we had a governor of Bombay, and we had a governor of Madras। 1773 के एक्ट ने ये बोला कि पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको ट्रांसफॉर्म किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, है ना। हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को और उनको 4 और भी काउंसिल मेंबर्स दिए गए। इस काउंसिलेट को हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स काउंसिलेट। और ये चारों ये गवर्नर जनरल और इस गवर्नर जनरल के अंडर ही गवर्नर ऑफ मद्रास के ऑफिस को और गवर्नर ऑफ बॉम्बे के ऑफिस को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से क्या होता है कि एक आपकी हायरार्की बन जाती है। आपको पता है कि ये लोग इसके नीचे है और ये जो है वो इसके नीचे है। दीज बीइंग द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, दिस बीइंग द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड दिस बीइंग द ब्रिटिश क्राउन। ओके, तो हम लोगों को एक प्रॉपर हायरार्की मिल जाती है इसके साथ। जो जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि कैलकटा में 1774 में हुआ। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में ये लिखा गया था कि देयर शुड बी अ जुडिशिएट ऑफिस जो कि एकदम कंप्लीटली सराउंड साउंड में काम करे, जो कि पूरे इंडिया को एक साथ गवर्न कर सके। सो दिस विल बी द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट अपील। और इसको ऑब्वियसली कैलकटा में इस्टेब्लिश किया गया, है ना। तो ये जो था ये कोर्ट ऑफ हाईएस्ट अपील था। लेकिन इसमें फ़नी पार्ट ये था कि ये कोर्ट में जो भी आपके जजेस होंगे वो सारे जजेस जो हैं वो आपके ब्रिटेन से आएंगे। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने उनका नाम था एलिजा इम्पे।
मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। Elijah Empe, right? He was the first Chief Justice of the Supreme Court established at Calcutta Fort Williams, right? तो इसमें अब फनी पार्ट ये था कि ये लोग जो है इनका जो भी जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ ब्रिटिश नेटिव्स पर हो सकता था, इंडियन नेटिव्स पे नहीं, राइट? तो इंडियंस के लिए कोई काम नहीं किया गया था। ये बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन्हीं के मुद्दों को लड़ता था, इन्हीं के तरफ से लड़ता था, इन्हीं का बंदा जजमेंट देता था और इन्हीं के लिए ये सारा सिस्टम जो है उसको प्रॉपर बनाया गया था। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, तो जो भी आपके कंपनी के सर्वेंट्स होते थे उन लोगों को वो लोग प्रोहिबिटेड थे फ्रॉम डूइंग एनी प्राइवेट ट्रेड, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही थी, बैंकरप्सी कर रही थी, करप्शन कर रही थी, सब कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए कंपनी के सारे सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो लोग पर्सनल ट्रेड में इंडल्ज नहीं कर सकते एंड हेंस दे कैन बी मोर लॉयल टू देयर वर्क। इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिन ड्रॉबैक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट अ सक्सेस और नॉट। ठीक है, तो पहला तो ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, करप्शन में कोई भी एंड नहीं आया, उनका करप्शन बिल्कुल इंटैक्ट रहा था, विद द टाइम वो बढ़ता ही चला गया। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल के पास कोई भी वेटो पावर नहीं था। वेटो पावर क्या होता है? वेटो पावर ये होता है कि ठीक है, अभी कोई भी गवर्नर ऑफ मद्रास या गवर्नर ऑफ बॉम्बे किसी भी इंडियन स्टेट के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी, आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन लेनी ज़रूरी है, मगर फिर भी गवर्नर जनरल के पास वेटो पावर नहीं है। अगर वोट होगा और गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास किसी चीज़ के लिए हाँ बोल देंगे तो गवर्नर जनरल को उस पर हाँ बोलना पड़ेगा। उसको एक सुप्रीम पावर नहीं मिली थी यहाँ पे, उसको वेटो पावर नहीं मिली थी यहाँ पर। तो ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को वेल डिफाइन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो है आज भी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक महज ज़रिया था और वो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन अवाम की गुहार सुनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सो दीज वर द बेसिक 3 ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक एक्ट था, ना कि रेगुलेशन। ये एक्ट जो है वो विलियम पिट द यंगर राज में जो है आया था। ये देन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, यानी कि 1784 में ये प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे ब्रिटेन के, है ना। तो ये जो है वो क्राउन के तरफ के रिप्रेजेंटेटिव थे और इनके टाइम पर ये एक्ट आया था। ठीक है, तो अब इस टाइम पर जो मेन चीज़ें थी वो उसमें से सबसे पहला ये हुआ था कि इस एक्ट ने बात करी डुअल कंट्रोल की, है ना। तो डुअल कंट्रोल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो जो पॉलिटिक्स की बात हो गई, पॉलिटिक्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई, और दूसरे जो कि कॉमर्शियल अफेयर की बात हो गई। ये एक्ट बेसिकली बात करता है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में उसको डिवाइड किया 2 टुकड़ों में, जैसा कि मैंने बताया, एक पॉलिटिकल और एक कॉमर्शियल। ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स इवेंट थे, जो भी पॉलिटिक्स के इवेंट थे वो सारा मिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और जो भी कॉमर्शियल अफेयर था वो सारा मिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो ये जो है आपको कंप्लीटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चला गया, और जो कॉमर्स है वो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहा, है ना। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किसके अंडर में था, राइट। तो ये था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें टोटल 6 मेंबर होता है। पहला मेंबर जो है वो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है,
ये जो है ये बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। दूसरा जो है वो है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तीसरा जो है वो है 4 मेंबर ऑफ द प्रीवी काउंसिल। तो ये टोटल मिला करके आपके 6 मेंबर है। वाइल अगर हम कॉमर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का देखें तो ये आपका सेम है, जो कि गवर्नर जनरल हेड करता है ना। हमने पहले देखा था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में 4 लोग होते हैं, जिनको घटा करके अब 3 लोग कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें से भी एक आदमी जो है वो कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। तो मतलब आप ये समझिए कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 2 भाग में डिवाइडेड था। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कमर्शियल। ये तो कम्प्लीटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया था, और ये जो है अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, मगर इसमें भी एक मेंबर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का आकर के सट गया था। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा इंटैक्ट रूल है वो स्लिप कर रहा था इन द हैंड्स ऑफ द क्राउन। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में क्लियर कट डिस्टिंक्शन था, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्लियर कट डिस्टिंक्शन था, है ना। तो इसने एक प्रॉपर हायरार्की जो है वो स्टैब्लिश करी थी। ये ऑल्सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ब्रिटिश पोजेशन को जो है वो कोट किया गया था कि इंडिया में जो कुछ भी है वो सारा कुछ ब्रिटिश पोजेशन है, मतलब कि ब्रिटिश के क्राउन के अंडर आता है ना। तो दिस वाज अ क्लियर शिफ्ट ऑफ रियल अथॉरिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इसके थोड़े से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसमें से जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है उसको बहुत ही वीक कर दिया गया था। वीक इन द सेंस उसको दोनों को ही आंसर करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और ब्रिटिश क्राउन को भी, जिसके कारण उसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो रही थी। दूसरा था कि एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कई बार उनके जो मतलब रूल या रेगुलेशंस थे वो मिक्स मैच कर जाते थे, बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था, जिसके कारण कई बार क्या होता था कि गवर्नर जनरल के प्रेरोगेटिव पर आ जाता था, उसको वो डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना पड़ता था, जिससे एक ह्यूमन एरर का जो है हमेशा ही एलिमेंट जो है उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाते थे लोग। तो हम इसमें पहली चीज़ जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल को ले करके उसको पूरा 360 डिग्री शिफ्ट कर दिया था, सो दैट द कंट्रोल को डायरेक्टली बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, ठीक है। सो दिस वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी। ये आप अगर थोड़ा सा समझ करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, सो लाइक मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हम लोगों को ये समझना होगा कि चार्टर एक्ट हर 20 साल पर आता था, ठीक है। तो ये 1813 में आया था, 1833 में आएगा, 1853 में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट एक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि इस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्टे जो थे उनका पूरे यूरोप पे रूल चल रहा था, करेक्ट। उन्होंने एक एक करके पूरे यूरोप को एनेक्स किया था। बोलते हैं ना वेनी वीडी वीसी, मतलब आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ड, राइट। तो इन्होंने एग्जैक्टली यही किया था पूरे यूरोप में, और इन्होंने एक चीज़ बनाई थी जिसको कहते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ठीक है। तो इनके हिसाब से हुआ क्या था, मतलब इस हिसाब से हुआ क्या था, इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बैन कर दिया था पूरे यूरोप में, ठीक है। जिसके कारण डायरेक्ट किसको चोट पहुंची होगी, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, जो कि ब्रिटेन के लोकल मर्चेंट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हुआ। तो वो लोग डायरेक्टली क्राउन के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई आप हमें इंडिया में शेयर दीजिए, है ना। लेकिन हमें पता है कि इंडिया में किसकी मोनोपोली थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात का विरोध करा कि हमारा यहाँ पे मोनोपोली है, हम क्राउन मतलब हम इसको लोकल मर्चेंट्स को नहीं दे सकते, दैट विल बी वेरी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर अस। तो शुरू में इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया गया, बट कंटिन्यूसली इस चीज़ को परसिस्ट करा इन लोगों, और फाइनली इन लोगों को, मतलब जो आपके लोकल मर्चेंट्स थे, लोकल ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, उनको क्राउन के द्वारा ये आज़ादी दे दी गई कि दे कैन स्टार्ट द ट्रेड इन इंडिया। लेकिन अभी भी टी और चाइना ट्रेड और एक और चीज़ ओपियम पे अभी भी किसका कॉपीराइट था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉपीराइट था। मगर बाकी सारे मर्चेंडाइज के लिए जो अदर लोकल ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं वो भी इंडिया में एंटर कर गए थे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इस एक्ट के साथ हुई थी वो ये थी कि 20 इयर्स के लिए कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया था, है ना। मतलब कि अब कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो इंडिया में 1833 तक तो रहेगी ही रहेगी, है ना। तो ये जो है, ये इसका एक्सटेंशन भी था। तीसरी जो चीज़ है वो ये था कि यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इंडिया में एडवेंट हो गया था। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया में आ गई थी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन के लिए ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो इंडिया में आई थी। तो इस चीज़ के तहत एक और चीज़ हुई थी जो कि ये था कि 1813 के एक्ट में ही ब्रिटिश बिशप फॉर इंडिया का एक जो पोस्ट है वो तैयार हुआ था। इनका हेडक्वार्टर्स जो था वो आपका कैलकाटा में था, और ये एक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन हुई थी फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मतलब ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टैक्टिक था कि हम इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने कंट्रोल में तब ला सकते हैं जब ये हमारे रिलीजन के हो जाए, हमारी लैंग्वेज बोलने लगे, है ना। इसी से हम दूसरी चीज़ पे आते हैं जो कि है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन। एक और प्रोविज़न जो इस पर्टिकुलर एक्ट का था वो था कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। दूसरा था कि ये हमारे लिटरेचर को प्रमोट कर रहे थे, इंडियन लिटरेचर को पढ़ा रहे थे। तीसरा था ये साइंस की डेवलपमेंट कर रहे थे। और इन सब चीज़ों के लिए इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया जो है वो बजट किया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ लेट्स रीड अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट को ऑल्सो वी कॉल इट एज सेंट हेलेनास एक्ट 1833, इसको ये भी बोला जाता है। तो अगर आपसे सेंट हेलेना एक्ट 1833 के बारे में पूछा जाएगा तो भी आपसे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में ही पूछ रहा है। अगर आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के बारे में पूछा जाएगा तो भी आपसे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसमें से सबसे पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, स्टॉप हो गया था कम्प्लीटली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह फंक्शन कर रही थी, और इनका कोई भी कॉमर्शियल आउटपुट नहीं था, कोई भी कॉमर्शियल इंगेजमेंट अब नहीं था। दूसरी चीज़ कि इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया था कि वो लोग इंडिया में फ्रीली सेटल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि इंडिया अब एक ब्रिटिश कॉलोनी का स्टेटस पा चुकी थी। इंडिया अब एक फॉर्मली एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, है ना। तो अब जो भी एक्ट्स यहाँ पे हो रहे थे वो दे वर हैपनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ हिज मैजेस्टी, जो कि ब्रिटेन में कार्यरत हैं, लेकिन इंडिया अब एक ब्रिटिश कॉलोनी की तरह एक्ट कर रहा था। ओके। और जो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया जो भी था वो था, लेकिन इट वाज आल्सो बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। अब हम इसमें कुछ प्रोविजंस पढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट प्रोविज़न था वो ये था कि गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल अब हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे दो चीज़ें हुई कि जो कंट्री थी उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इससे स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। जो आपके गवर्नर्स थे बॉम्बे के और मद्रास के, उनकी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो छीन ली गई। दीज ऑफिसर्स बिकेम इररिलेवेंट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारी की सारी सिविल राइट्स आ गई। सिविल के ऊपर जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गई। गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल होता था, उस काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे। जो गवर्नर जनरल का जो रूल है उसको इंडियन गवर्नमेंट के रूप में देखा जाता था, और जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको इंडियन काउंसिल के तहत देखा जाता था। ठीक है। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ हुई, जो दूसरा प्रोविज़न, ये तो आपका पहला प्रोविज़न था। जो दूसरा प्रोविज़न आया वो था इंडियन लॉ कमीशन। तो इंडियन लॉ कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट के तहत। यानी कि अगर इंडिया में कोई भी एक्ट बनाना है तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद जा कर के वो एक लॉ बन कर के निकलेगा। जो हम आज भी देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में कोई भी बिल किस तरह से एक्ट बनता है, उसी तरीके से ये बिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास होकर के एक्ट बनता था। ठीक है। तो इंडियन लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। इस इंडियन लॉ कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड मकॉले। वेरी important person, and this person was solely responsible to codify the Indian law. इस एक्ट में एक और प्रोविज़न भी था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है वो डिवाइड करना था। ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड होना था 2 पार्ट में, प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम्स। लेकिन ये कभी भी रियलाइज़ नहीं हो पाया। दूसरा, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो जो ये तो हो गया आपका पहला जो था वो था कि आपका गवर्नर जनरल का, दूसरा आपका था इंडियन लॉ कमीशन का, और तीसरी बात हम करेंगे स्लेवरी के बारे में। ठीक है। तो दिस एक्ट, द चार्टर एक्ट, वॉज वेरी क्लियर ऑन स्लेवरी। दे वॉन्टेड टू प्रोहिबिट स्लेवरी इन इंडिया। ये स्लेवरी को कम्प्लीटली बंद करना चाहते थे। बी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने ब्रिटेन में स्लेवरी को जो है वो प्रोहिबिट कर दिया था, और अपने अदर कॉलोनीज़ में भी प्रोहिबिट कर दिया था। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडिया में भी प्रोहिबिट हो गया था। जो चौथा इसका मेन प्रोविज़न था वो था क्रिश्चियनिटी के टुवर्ड्स एक टिल्ट। नीडलेस टू से, अपने अर्लियर एक्ट्स में भी बताया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिश्चियनिटी को इन्फ्यूज़ करना चाह रहे थे हमारे रिलीजन सेटअप के साथ। वो ऐसा चाह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी शुड बी द सोल रिलीजन, और तब हम लोगों को तब ब्रिटिशर्स को बहुत आसानी हो जाती पूरी इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। एंड नीडलेस टू से, इस एक्ट ने अलाउ कर दिया था कि फ्री सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स की गणना इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी, जिसके तहत 3 बिशप्स और अपॉइंट हुए थे इंडिया में, जो भी इस एक्ट के तहत ही हुआ था। और इसी क्रिश्चियनिटी के अंडर एक और चीज़ भी हुई थी कि क्रिश्चियन एसोसिएशंस जो हैं वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे। सो ये एक्ट हमें ये दिखाता है कि किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। अदर देन दैट, स्टिल 20 ईयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्सटेंशन दिया गया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो हम लोग अब देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, विच इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 भी बोलते हैं। लेट्स डिस्कस अ फ्यू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो पहली चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था, काउंसिल में पहले 6 मेंबर्स हुआ करते थे, जिनको इंक्रीज़ कर दिया गया टू 12 मेंबर्स।
मैं आपको इन मेंबर्स का एक बार एक लिस्ट दे देती हूँ। तो इसमें से एक मेंबर तो जो था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ही वॉज द मेंबर ऑफ इट। दूसरे जो मेंबर थे वो थे कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये जो दूसरे थे तो ये हो गए एक मेंबर, ये हो गए एक मेंबर। ठीक है, तीसरे तो जो थे वो थे कि 4 मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, तो ये हो गए 4 लोग, है ना। जो चौथे थे वो थे CJI या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट कैलकटा, ये हो गए एक आदमी। ठीक है, पांचवे जो थे वो थे एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट कैलकटा, ये हो गया एक आदमी। और छठे थे 4 ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने 10 ईयर से ज़्यादा सर्व करा हो अंडर द क्राउन। ठीक है, तो ये हो गए 4, टोटल हो गए 12। ठीक है, टोटल हो गए 12 लोग। तो ये आपके नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है मेंबरशिप का जो वेरिफिकेशन था। ठीक है, इसके और भी कुछ प्रोविज़न थे। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका आपको PDF दे दूँगी, तो इसीलिए आप इसको, या तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ठीक है, ओके। इसका और भी प्रोविज़न ये था कि गवर्नर जनरल जो है वो अब एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल का असेंट किसी भी लेजिस्लेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, गवर्नर जनरल अब एक्स्ट्रा प्रोविंसेस क्रिएट कर सकते थे। गवर्नर जनरल इन एक्स्ट्रा प्रोविंसेस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट कर सकते थे। गवर्नर जनरल एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस के लिए गवर्नर्स अपॉइंट कर सकते थे। ठीक है, इसके तहत कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि 1833 और 1853 के बीच में प्रोविंसेस ऑफ सिंध और पंजाब क्रिएट हुआ था। ठीक है, असम क्रिएट हुआ था, बर्मा क्रिएट हुआ था और सेंट्रल प्रोविंसेस क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। इसके अलावा बंगाल में अब कोई डायरेक्टली तो प्रेसिडेंट, मतलब कोई डायरेक्टली वहाँ पे गवर्नर था नहीं। जो वहाँ के गवर्नर थे उनको पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब उनके ऊपर पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव डाल दिया गया था, तो अभी बंगाल भी गवर्नर लेस ही था एक तरीके से। तो एक और गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी हुआ जो कि बंगाल के गवर्नर थे। एंड प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, ये गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की प्रेसिडेंसी को गवर्न कर रहे थे, जबकि इनके पास पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था। कुछ चीज़ें जो हैं वो हुई थी जो कि गवर्नर जनरल के पावर के हिसाब से हुई थी। दूसरी चीज़, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज हमें मकौले कमेटी के तहत मिला। Macaulay is also considered to be the father of Indian civil services in India. इन्होंने 1854 में इंडिया को उसका पहला सिविल सर्विसेज जो है वो गिफ्ट करा था। इन्होंने बोला था, ये पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था कि मेरिट पर
सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि बर्थ पे, ना कि रेस पे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ थी कि इट शुड बी ओपन टू ऑल। और तीसरा एक मैंडेट था, ओनली द फिटेस्ट शुड बी सिलेक्टेड, जो कि मेरे हिसाब से आज भी है। सिर्फ फिटेस्ट ही सिलेक्ट होते हैं इसमें, नहीं, नोबडी एल्स। ठीक है। सो अभी जो इसका एक नेक्स्ट प्रोविज़न है जो कि हम पढ़ेंगे, उसमें है कि पहली चीज़ हुई थी कि पहला बार हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है उसके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हुए थे। प्लीज़ इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। आप बोलेंगे कि ये तो आपने पहले भी बोला था कि दोनों फंक्शंस अलग हुए थे। नहीं, आप हर बार जाकर के चेक करिए कि पहले मैंने आपको बोला था कि कमर्शियल फंक्शंस पॉलिटिकल फंक्शंस से चेंज हुए थे। ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस अब इंडिया में है ही नहीं, है ना। कॉमर्स अब इसका पार्ट नहीं है, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पहले एक हेड में आते थे पॉलिटिकल फंक्शंस में, अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो अलग और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं अलग। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, लेजिस्लेशन के फंक्शंस जो कि रूल्स बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि रूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहली बार एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन देखा गया था इस चीज़ में। और इसका एक और मेन प्रोविज़न ये था कि इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेन्योर है उसको 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया था, इसको एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ाया गया था। इससे खुश होने की बात नहीं है। इसका ये मतलब है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ाया गया का ये मतलब है कि इनको कभी भी धक्के मार के इंडिया से निकाला जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है 1773 के एक्ट के बारे में, पिट इंडिया एक्ट के बारे में, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में, 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। ये आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूरा आर्क है ना। ये पूरा आर्क है कि कैसे शुरू हुआ, कैसे अपने टॉप पे गया और फिर कैसे निकलते निकलते इंडिया से ही निकल गया, है ना। तो ये एक छोटा सा रिकैप है फॉर यू ऑल। और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप इसको एक बार थोड़ा ढंग से देखेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में, आप इसको 2-3 बार देखिए एंड इट विल गेट वेरी क्लियर टू यू। आप थोड़ा पेपर पेन ले करके बैठिए और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जॉट डाउन करिए एंड इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी जितनी जल्दी हो सकेगा, और उस पर जो भी क्लैरिफिकेशन है वो क्लैरिफिकेशन आपको दे दूँगी। दूसरी चीज़, आप इसको प्लीज़ शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है एंड whom do you think will benefit with this particular video। इसको लाइक करिए, इससे मुझे भी बहुत मदद होगी आपके लिए एक फ्रेश कंटेंट लाने में और आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करने में। Other than that, please subscribe to my channel. That will help me to grow and will help me to make better content for all you, for all of you. That's all for today's video। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसको लंबा करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही केयरलेसली अवॉइड हो जाते हैं। बट मैं ट्राई करूँगी कि अगले वीडियोस थोड़े से छोटे हों, एज डिटेल्ड हों, मगर थोड़े से छोटे हों लेंथ में। That's all from my side for today, and thank you so much for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you everyone, and God bless you. Sayonara.